हे गाइस, वेलकम बैक टू इग्नाइट केमिस्ट्री। दिस इज विवेक। आज हम डिस्कस करेंगे 23 जनवरी का जे मेन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन केमिस्ट्री का। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन रिएक्ट विथ हेंसबर्ग रिएजेंट। तो जो हेंसबर्ग रिएजेंट है ये सल्फोनाइल क्लोराइड है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो ये जो रिएजेंट है ये बेसिकली हमको आइडेंटिफाई करवाता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन के बारे में। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम ये वाला टेस्ट यूज़ करते हैं, हेंसबर्ग रिएजेंट। तो बेसिकली ये जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी है वो रिएक्ट करता है, लेकिन टर्शियरी इस रिएजेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। तो बेसिकली ये जो पूछा है कि कौन सा रिएजेंट रिएक्ट करेगा, कौन सा कंपाउंड रिएक्ट करेगा, तो एनिलीन जो है वो रिएक्ट करेगा, क्योंकि एनिलीन एक प्राइमरी अमीन है। ठीक है, तो एनिलीन यहाँ पर रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन एन एन डाइमिथाइल एनिलीन ये एक टर्शियरी अमीन है। जैसे कि तुम्हें पता है नाइट्रोजन में 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होगा। अब जो 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होता है तो ये वाला नाइट्रोजन को हम टर्शियरी नाइट्रोजन बोलते हैं। तो ये टर्शियरी नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करेगा, मिथाइल अमीन रिएक्ट करेगा, CH3NH2 ये भी रिएक्ट करेगा। तो एन फिनाइल एनिलीन भी रिएक्ट करेगा, एन फिनाइल एनिलीन। ओके, एनिलीन मतलब बेंजीन में NH, यहाँ पर फिर से एक बेंजीन अटैच होगा, तो ये भी रिएक्ट करेगा क्योंकि ये सेकेंडरी है। तो बेसिकली बी रिएक्ट नहीं करेगा, तो मतलब ACD। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ओके, अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन। यहाँ पर कौन सा कार्बोनाइन स्टेबल देखते हैं। तो ये तो साइक्लोप्रोपाइल कार्बोनाइन है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई ये सारे जो ग्रुप है वो डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये स्टेबल नहीं है। तो ये वाला कंपाउंड देखते हैं। ये वाला कंपाउंड में रिजोनेंस तो होगा, ये वाला यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर रिजोनेंस इफेक्ट होगा, रिजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला यहाँ से रिजोनेंस होगा, ये भी यहाँ से रिजोनेंस हो सकता है। और अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो कंपाउंड है ये हमारा हॉकेल-सूल को भी फॉलो कर रहा है। हॉकेल-सूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर कितना पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो जब भी कंपाउंड हॉकेल-सूल फॉलो करता है एंड साइक्लिक होता है, कॉन्जुगेटेड होता है, तो उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक। क्या बोलते हैं उसको, एरोमेटिक। तो ये जो कंपाउंड है ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इस हिसाब से हमारा कंपाउंड 2 ही सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ये तो कार्बोनाइन है, लेकिन यहाँ पर डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये अनस्टेबल रहेगा। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। Which of the following compound can show फेसमोर आइसोमेरिज्म। जो ये ऑर्गेनिक हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन है। तो तुम्हें पता होगा फेसमोर आइसोमेरिज्म जो दिखाता है एक पर्टिकुलर कंपाउंड दिखाता है, वो AMA3B3। तो ये जो कंपाउंड है, इस टाइप का जो कंपाउंड होते हैं वो फेसमोर आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। तो AMA3B3 यहाँ पर शो करेगा ये वाला कंपाउंड। देखो CONH3 तो ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन आया है आज NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन हैव सेम कलर। देखो ये वाला क्वेश्चन है एक्चुअली NCERT से लिया गया है, एंड ये जो क्वेश्चन है इसमें कंप्लीटली फैक्चुअल डाटा है। तो तुम्हें अगर टाइटेनियम प्लस पर दिख रहा है तो टाइटेनियम प्लस में नो डी ऑर्बिटल, तो यहाँ पर D0 है, तो D0 होता है तो कलरलेस होता है। लेकिन वैनेडियम +3 जो होता है वो ग्रीन कलर होता है, ये तो याद रखना पड़ेगा। एंड जो कॉपर +2 एंड क्रोमियम +2 है ये दोनों का कलर होता है ब्लू। ठीक है, यहाँ पे पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आयन हैव सेम कलर। दोनों का सेम कलर है, वो है क्रोमियम +2 एंड कॉपर +2। ये दोनों का सेम कलर है, दोनों का कलर है ब्लू। अगर क्रोमियम निकल का कलर जानना है तो देखेंगे, तुम्हारे लिए लेके आया हूँ मैं। ये टाइटेनियम +4 कलरलेस होता है, वैनेडियम +3 ग्रीन होता है, क्रोमियम +2 ब्लू एंड कॉपर +2 ब्लू होता है। क्रोमियम +3 जो है वायोलेट है। देखो क्रोमियम +2 है हमारा ब्लू कलर, लेकिन क्रोमियम +3 है वायोलेट कलर। निकेल +2 भी ग्रीन कलर होता है। देखो वैनेडियम +3 भी ग्रीन कलर, निकेल +2 भी ग्रीन कलर, सेम कलर। एंड मैंगनीज +3 इज वायोलेट
एंड आयरन +2 इज ग्रीन। तो ये तुम्हें तो याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई भी मतलब कोई भी कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। Which of the following does not belongs to the same period of the modern period table? तो जो मॉडर्न पीरियड टेबल होता है उसका जो ये जो एलिमेंट है, इसमें जो अगर देखेंगे, जो ऑस्मियम है, इरिडियम है, प्लैटिनम है, ये तीनों जो एलिमेंट है, ये तीनों एलिमेंट हमारा 6th पीरियड में आता है, ठीक है। ये तीनों एलिमेंट हमारा 6th पीरियड में आता है, लेकिन जो पैलेडियम है ये हमारा 5th पीरियड में आता है। तो पैलेडियम अगर पीरियड टेबल तुम चेक करोगे तो पैलेडियम 5th पीरियड में एंड है प्लैटिनम, इरिडियम, ऑस्मियम 6th पीरियड में। तो यहाँ पर पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू सेम पीरियड, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 पैलेडियम, वो 5th पीरियड में रहता है मॉडर्न पीरियड टेबल का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर जो हमें पहले दिया गया है ये हमारा एक एल्डिहाइड है, यहाँ पर फॉर्माल्डिहाइड दिया गया है, दोनों ही एल्डिहाइड दिया गया है, इन बेसिक मीडियम और रिफ्लक्स लिखा है, ठीक है। तो अगर ये दो डिफरेंट एल्डिहाइड हैं एंड बेसिक मीडियम है तो यहाँ पर रिएक्शन होता है क्रॉस aldol का। क्या होता है? क्रॉस aldol, ठीक है। तो अगर क्रॉस aldol में देखेंगे, ये तो aldol रिएक्शन नहीं दिखाएगा, तुम्हें पता है, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये जो एल्डिहाइड है दो बार इसको रिएक्ट अटैक करेगा। तो एक बार अटैक करेगा तो क्या बनेगा, देखो पहले बार अटैक करेगा तो ये बन जाएगा CH2OH, ठीक है। तो पहला जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, लेकिन दूसरी बार जब अटैक करेगा तो ये फिर एक बार यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा एंड एल्डिहाइड ग्रुप को, फॉर्माल्डिहाइड को अटैक करेगा। जो दूसरी बार ये अटैक करेगा तो बनेगा CH2OH एंड CH2OH। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एल्डिहाइड है ये 2 बार aldol कंडेंसेशन दिखाएगा, ठीक है। और 2 बार aldol कंडेंसेशन के बाद यहाँ पर जो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो ये तो रिफ्लक्स हो रहा है, तो बार बार रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर ये फर्स्ट से बेस के प्रेजेंस में फिर से क्या होगा, यहाँ पर OH रहेगा, ये फिर से एक बार हमारा कैनिज़रो रिएक्शन दिखाएगा। क्या दिखाएगा? कैनिज़रो रिएक्शन। और तुम्हें पता है कैनिज़रो रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है एंड रिडक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है एंड रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन कौन होगा, तो हमारा जो ये फॉर्मल्डिहाइड ये ऑक्सीडाइज होगा एंड ये जो एल्डिहाइड है ये हमारा रिड्यूस होगा। तो ये जब रिड्यूस होगा तो ये बन जाएगा CH2OH, ठीक है। तो ये जो एल्डिहाइड है वो रिड्यूस होगा एंड और एक जो फॉर्मल्डिहाइड है हमारा HCHO, ये ऑक्सीडाइज होके यहाँ पर HCOO माइनस बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये वाला ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ ये वाला प्रोडक्ट ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो यहाँ ये जो अभी चल रहा है जो एग्ज़ाम JEE मेन 2025 का, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन इनकरेक्ट स्टेटमेंट आया है, तो ध्यान से थोड़ा अच्छे से पढ़ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट से बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट नॉट रिड्यूसिंग एजेंट। यही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये उसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। जब भी कोई एलिमेंट +4 या उसका इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो दोनों तरफ रिएक्ट कर सकता है। और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये एक रिड्यूसिंग नहीं, ये एक ऑक्सीडाइजिंग नहीं, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है हमारा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया हमारा। तो स्टेटमेंट 1 इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1, ठीक है। तो NO2 इज एग्जिस्ट एज डाइमर, ये वाला स्टेटमेंट सही है। NO2 डाइमर प्रेजेंट होता है क्योंकि NO2 में ना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, तो इसीलिए ये NO2 ना रह के N2O4 फॉर्म में प्रेजेंट होता है,
क्योंकि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयर बन जाता है। PF5 एग्जिस्ट बट NF5 डज नॉट, ये भी सही है क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। d ऑर्बिटल एब्सेंट के वजह से NF5 डज नॉट एग्जिस्ट। PH3 हैज़ लोअर प्रोटॉन एफिनिटी दैन अमोनिया, ये भी सही है क्योंकि अमोनिया के पास ना जो लोन पेयर होता है वो नाइट्रोजन के बहुत करीब होता है या लोअर ऑर्बिटल में होता है। जो नाइट्रोजन उसको इजीली हाइड्रो H+ को डोनेट कर सकता है, लेकिन फॉस्फोरस के पास क्या होता है ना, जो p ऑर्बिटल होता है वो ज़्यादा ही डिफ्यूज होता है तो वो इजीली डोनेट नहीं कर सकता, तो बेसिक कैरेक्टर उसका कम होता है एज कम्पेयर टू PH3। तो अमोनिया का बेसिक नेचर ज़्यादा है, PH3 का बेसिक नेचर कम है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक से है हमारा, अगर देखेंगे 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट हो गया, तो ये जो शिफ्टिंग में ज़्यादा NO टू नाइट्रो ग्रुप का क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो अमीन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई भी एग्जाम का ऑर्गेनिक का जो भी क्वेश्चन आया है बहुत सारे क्वेश्चन नाइट्रो ग्रुप के रिलेटेड है। तो जो भी जिसका एग्ज़ाम 26 एंड 28 को है तो अच्छे से ऑर्गेनिक का टॉपिक पढ़ के जाए नाइट्रो ग्रुप का। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो पहले ये कंपाउंड को ब्रोमीन एंड FeCl थी, तो तुम्हें पता है जो ब्रोमीन FeBr3 देंगे तो यहाँ पर ब्रोमिनेशन होगा, क्या बनेगा, ब्रोमिनेशन। और तुम्हें पता है ये जो मिथाइल ग्रुप है ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, जो लेकिन NO2 ग्रुप क्या है हमारा मेटा डायरेक्टिंग है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा पहले ब्रोमीन के साथ तो ये बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा हमारा, इस पोजीशन में ब्रोमीन लगेगा, अटैच होगा। ठीक है, एंड उसके बाद SnCl 3 HCl देंगे तो नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा, एनिलीन बनाएगा तो ये NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर CH3 देन यहाँ पर ब्रोमीन। उसके बाद क्या दे रहा है, NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री, ये NaNaCl HCl मिलके HNO2 बनाता है नाइट्रस एसिड, और ये जो नाइट्रस एसिड होता है ये NH2 ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है डायजोनियम सॉल्ट में, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट N2+Cl-। ठीक है, तो ये बन के हमारा डायजोनियम सॉल्ट। ये सारा चीज़ NCERT से लिया गया है। और तुम्हें पता है जब H3PO3 देते हैं, H3PO2 देते हैं तो जो डायजोनियम सॉल्ट है ये रिमूव हो जाता है, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा CH3Br, तो NO2Cl रिमूव हो जाएगा। तो ये पूछा है फाइनल प्रोडक्ट जो होगा उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, उसका फाइनल प्रोडक्ट का मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है। और अगर तुम उसको कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर कार्बन कितना है, 7 कार्बन है, हाइड्रोजन हो गया ये 3 4 5 6 7 H7Br। अगर इसका सारा मॉलिक्यूलर मास डालोगे तो ये जो आंसर आएगा 171। ठीक है, 171 ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। यहाँ पर एक कॉलम मैथ्स डाला गया है, और कॉलम में जो क्वेश्चन आया है यह हमारा बॉन्डिंग चैप्टर से आया है। बॉन्डिंग चैप्टर का ऑड इलेक्ट्रॉन इवन ऑड इलेक्ट्रॉन एक्सपेंडेड ऑक्टेट का ये NCERT में है, उसी से लिया गया है ये वाला क्वेश्चन। तो जो BF3 होता है, तो BF3 तुम्हें पता है बोरोन सेंटर में होता है, ऐसे फ्लोरीन अटैच होता है 3, तो बोरोन के पास सेंट्रल एटम में कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 ही इलेक्ट्रॉन है। जब 6 इलेक्ट्रॉन होता है मतलब ऑक्टेट सेटिस्फाई नहीं करता, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। तो ये वाला A जो हो जाएगा वो IV होगा। ठीक है, A का IV 2 ऑप्शन में है, 2 में एंड 3 में। उसके बाद CCl4 कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों जो कंपाउंड है ये हमारा कंप्लीट ऑक्टेट है, क्योंकि इसके पास कोई कम इलेक्ट्रॉन नहीं है। कार्बन के पास CCl4 में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन डाइऑक्साइड में 8, मतलब कंप्लीट इलेक्ट्रॉन। तो B हो जाएगा ट्रिपल आई, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3। तो इस तरह PCl5 Br5 जो होता है वो एक्सपांडेड ऑक्टेट होते हैं, एंड NO जो होता है वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस होता है, क्योंकि NO के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया हमारा 3। 10th क्वेश्चन देते हैं, मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो ये वाला क्वेश्चन हमारा नेम रिएक्शन से डाला गया है, बहुत ही इजी नेम रिएक्शन है, तुम्हें ऑलरेडी ये सब चीज़ पता होगा। तो देखो यहाँ से क्लोरीन
सोडियम देंगे, तुम्हें पता है ये वाला क्लोरीन सोडियम देते हैं तो उसको बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में बेंजाइल क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के प्रेजेंस में और हमें मिलता है डाइफिनाइल। ठीक है, दो बेंजीनिंग कनेक्टेड हो जाते हैं सिंगल बॉन्ड के थ्रू तो डाइफिनाइल बनता है। तो ये हो गया ए का हो गया क्यू। एंड जो डायजोनियम सॉल्ट क्यूपरस क्लोराइड HCl देंगे तो ये हो गया हमारा सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन में कॉपर CuCl HCl देंगे तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा हमारा? क्लोरोबेंजीन। ये हो गया हमारा सैंडमेयर रिएक्शन। तो बी का हो गया पी। तो इससे यहाँ से हम ऑलरेडी पता लगा चुके हैं ये जो आंसर होगा ए का क्यू बी का पी। ओके, नहीं, यहाँ पर ये भी ऑप्शन सही है। तो देखते हैं फिर क्लोरीन मिथाइल क्लोराइड के साथ क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल के प्रेजेंस में, उसको बोलेंगे ऊस्फिटिक रिएक्शन। सी का आर होगा। ओके, सी का आर मतलब ऑप्शन सी का हो गया आर। तो ऑप्शन हमारा ए होगा राइट आंसर। अगर मिथाइल क्लोराइड के साथ हम AgF देंगे, ये तो शॉर्ट रिएक्शन है। तो चार ऑप्शन मिल गया हमारा, डी का एस हो गया। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन में कॉपर +2 इज फॉर्मिंग एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से आया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, व्हिच स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम 3.83 bm। ओके, तो अगर तुम्हें पता होगा जो मैग्नेटिक मोमेंटम होता है, यहाँ से हम n का वैल्यू डायरेक्टली पता लगा सकते हैं। अभी म्यू का वैल्यू दिया गया है 3.83, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर जो n का वैल्यू होगा वो 3 होगा। n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मतलब जब कोबाल्ट +2 स्टेट में होगा वहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो 3 होगा, लेकिन कोबाल्ट +2 स्टेट में कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है डी में? तो अगर कोबाल्ट को देखेंगे वो 3d7 होता है। ठीक है, 3d क्या होता है? 7 होता है। तो 3d7 में अगर हम देखेंगे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा? देखो, इसका मतलब है जो लिगेंड होगा वो पेयरिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में, और यहाँ पर T2G EG फॉर्म है तो फिर यहाँ पर डाल देते हैं, ये हो गया T2G, ये हो गया EG। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, पहले 1 2 3 4 5 देते हैं, फिर 6 7, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 बन गया। तो T2G में कितना इलेक्ट्रॉन रहा? 5, एंड EG में कितना हो गया? 2। तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो T2G में 5 रहेगा, EG में 2 रहेगा। Question number 12. Given below are two statement. Statement 1. During Lacezine test, covalent compound is converted into ionic compound. देखो लेसिजिन टेस्ट में हम क्या कर देते हैं, सोडियम मेटल के साथ फ्यूज करते हैं और कंपाउंड को कोवेलेंट को बॉन्ड को ब्रेक करके आयनिक बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 में दिया गया है Na4FeCN6 गिव पर्सियन ब्लू कलर ऑन रिएक्शन विथ फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। जो पर्सियन ब्लू कलर आता है वो फेरिक सल्फेट के साथ रिएक्ट करके ही आता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A gives to B for the given reaction initial pressure was 0.6 atm and rate constant is 4.626 × 10⁻² second inverse. Find the pressure at 100 सेकेंड। ठीक है, ये वाला रिएक्शन को हम ऐसे करेंगे। देखो, पहले तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं A gives to B। तो ये जब टाइम 0 था हमारा, इनिशियल में टाइम 0 ही होता है, तो यहाँ पर जो प्रेशर था वो 0.6 था, यहाँ पर प्रेशर 0 था। लेकिन जब टाइम 100 सेकेंड में पहुँचेगा इसका प्रेशर कम होगा। लेट अस कंसिडर x कम हुआ। ठीक है, 0.6 - x, और इसका प्रेशर क्या होगा? 2 टाइम्स होगा, तो 2x हो गया। अभी इसका जो रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे k = 2.303 बाय t log इनिशियल प्रेशर बाय फाइनल प्रेशर। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 2.303, टी के वैल्यू हो गया 100, लॉग ये बन गया 0.6 डिवाइड बाय
0 पॉइंट माइनस एक्स। ठीक है, तो k के वैल्यू तो गिवन है, तो यहाँ पर डाल देते हैं 4.606 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, इक्वल टू 2.303 बाय 100। ये हो गया log 0.6 बाय 0.6 माइनस एक्स। क्लियर? तो देखो यहाँ से क्या होगा ना, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर 2.303, यहाँ पर 4.606, इसको कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया 2 टाइम्स। अभी 100 नीचे है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 10⁻⁻² से, तो ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पर 2 बचेगा, log 0.6 बाय 0.6 माइनस एक्स ये होगा। अभी तुम्हें पता है जब log इस साइड में आएगा ना तो एंटी लॉग बन जाएगा, तो हम ये से लिख सकते हैं 0.6 डिवाइड बाई 0.6 माइनस एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 2। अगर तुम्हें पता है जो कोई भी वैल्यू का एंटी लॉग निकलता है वो 10⁻² हो जाता है, अगर तुम्हें पता है 10⁻² होता है तो 100 हो जाएगा, तो ये निकल के आएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.6 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 60 माइनस 100x। ठीक है, तो ये 60 से 0.6 जाएगा तो क्या आएगा, 100x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 59.4। तो 100 डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू जाएगा 0.594 आएगा। ठीक है, अगर x का वैल्यू 0.594 आया तो ये जो क्या आया, x तो हमारा जो प्रेशर है वो कम हुआ है, लेकिन जो इनिशियल प्रेशर यहाँ पर क्या पूछा है, व्हाट इज द फाइंड द प्रेशर एट 100 डिग्री। तो हमें बेसिक 100 डिग्री में जो प्रेशर है वो सबका ऐड होगा, फाइंड द प्रेशर 100 डिग्री, जो सोल्यूशन का जो 100 डिग्री प्रेशर है वो सबका हो जाएगा, मतलब 0.6 माइनस एक्स प्लस 2x, तो ये आएगा 0.6 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 0.6 प्लस 0.594, तो ये वैल्यू निकल के आएगा 1.194। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये हो गया हमारा आंसर, तो आंसर हो गया 2। क्लियर है? देखो 100 डिग्री में जो 100 सेकेंड में जो प्रेशर ना वो बेसिकली पूछा है पी टोटल प्रेशर पूछा है, तो टोटल प्रेशर जो है सबका मिलाएंगे तो टोटल प्रेशर निकल जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 में दिया गया है फ्रुक्टो डज नॉट कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप बट इट कीप्स टॉलरेंस टेस्ट। ये तो सही है, फ्रुक्टोज में एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, यहाँ पर कीटोन है। ठीक है, फ्रुक्टोज में क्या है, कीटोन है, और ये टॉलरेंस टेस्ट दिखाता है, इट गिव टॉलरेंस टेस्ट, क्योंकि वो कीटोन जो है वो हेमीसिटल फॉर्म में रहता है तो टॉलरेंस टेस्ट दिखाता है। इन डाइसैकेराइड इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप आर बॉन्डेड दीज आर नॉट नॉन रिड्यूसिंग शुगर, एग्जाम्पल दिया गया है सुक्रोज, ये भी सही है। इफ दिस फंक्शनल ग्रुप आर फ्री देन दे आर रिड्यूसिंग शुगर, माल्टोज एंड लैक्टोज, ये भी सही है। माल्टोज और लैक्टोज वो रिड्यूसिंग शुगर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर फ्री फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप फ्री स्टेट में है, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया, फॉर द सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम द वेवलेंथ ऑब्जर्व इज 656 नैनोमीटर ड्यूरिंग ए ट्रांजिशन करस्पॉन्डिंग सीरीज इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विल बी। ठीक है, तो यहाँ इसको तो एनर्जी कैलकुलेट के लिए जो फॉर्मूला है डेल ई इज इक्वल टू, ये एक फॉर्मूला है 12400 डिवाइड बाय हमारा जो लैम्बडा, ये लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो लैम्बडा दिया गया नैनोमीटर में, पहले इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेते हैं, 6560 एंगस्ट्रॉम, तो ये बन जाएगा 6, तो इसको डालते हैं 12400, यहाँ पर 6560 एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम निकाल दो, तो ये जो डिवीजन आएगा तो अप्रोक्सीमेटली 1.89 आएगा। ठीक है, तो 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तुम्हें थोड़ा याद रखना चाहिए क्योंकि ये सोच कैलकुलेशन है थोड़ा लेंदी है, तो अगर ये वाला शॉर्ट ट्रिक तुम्हें पता होगा तो तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो
N3 से, जो N3 होता है ना थर्ड सेल, जब भी इलेक्ट्रॉन N3 से N2 को जंप करता है उसका जो एनर्जी गैप होता है वो 1.89 के आसपास होता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं, तो ये जो बाल्मर सीरीज शो करेगा एंड 3 to 2 को ये जंप करेगा। तो वैल्यू, तो यहाँ पर तुम्हें कुछ चीज़ याद रखना है। अगर N3 से N2 आया 1.89, अगर N2 से N1 को आएगा तो इसका जो एनर्जी गैप है वो 10.2 EV है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये कुछ वैल्यू है तुम्हें याद रखने ये कुछ वैल्यू है, अगर तुम याद रखोगे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो देखो, जब भी फिनॉल रिएक्ट करेगा, फिनॉल हमारा ये हो गया OH बेंजीन रिंग, जब भी फिनॉल रिएक्ट करेगा ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये क्या देगा, ये तो हमारा एनसीईआरटी से डायरेक्ट लिया गया है क्वेश्चन है। तो ये फिनॉल जो है हाईली एक्टिवेटिंग होता है, तो इसीलिए 3 पोजीशन में ब्रोमीन अटैच होगा, ऑर्थो, पारा एंड मेटा में। ठीक है, तो ये 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल बनेगा। और यहाँ पर बोला गया है 2 ग्राम ऑफ फिनॉल हमें लिया गया है, तो ये इक्वेशन से मैं बोल सकता हूँ, देखो यहाँ पर 3 ब्रोमीन लग रहा है तो 3 मोल ऑफ ब्रोमीन लेना पड़ेगा। 3 मोल ऑफ ब्रोमीन लेंगे तो यहाँ पर 3 HBr भी निकलेगा। ठीक है, तो बेसिकली 1 मोल फिनॉल के लिए हमें 3 मोल क्या चाहिए, ब्रोमीन चाहिए। लेकिन हमें मास में दिया गया 2 ग्राम, तो ग्राम को मोल में कन्वर्ट करेंगे तो फिनॉल का मॉलिक्यूलर मास चाहिए तुम्हें। तो जो फिनॉल का मॉलिक्यूलर मास होता है वो बेसिकली 94 होता है। फिनॉल का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 94 है। तो 2 ग्राम मतलब कितना मोल हो गया, 2/94 मोल, इतना हो गया। अभी ब्रोमीन कितना चाहिए, यही तो पूछा है, हाउ मच ब्रोमीन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एंड राउंड ऑफ नियरेस्ट वैल्यू, तो ग्राम में ही पूछा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 2/9 मोल के लिए चाहिए 3 मोल। ठीक है, तो 1 मोल के लिए चाहिए, नहीं मोल का नहीं चाहिए, यहाँ पर ये लिख सकते हैं 1 ग्राम फिनॉल रिक्वायर्ड ब्रोमीन, 1 ग्राम फिनॉल रिक्वायर्ड ब्रोमीन जो होता है वो हो जाएगा 1/94 इंटू ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर मास है 80, तो 80 इंटू ब्रोमीन का जो मॉलिक्यूलर मास है Br2 उसका है 160 इंटू 3 मोल। अभी 1 ग्राम दिया गया है, तो 2 ग्राम के लिए चाहिए फिनॉल रिक्वायर्ड ब्रोमीन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 94 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ब्रोमीन इंटू मोल ऑफ ब्रोमीन, तो मोल हो गया 3, मॉलिक्यूलर मास हो गया 160, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो 10.2 ग्राम आएगा। ठीक है, आंसर जो आएगा 10.2 ग्राम। तो नियरेस्ट जो वैल्यू आएगा वो 10 ग्राम आएगा। तो नियरेस्ट इंटीजर राउंड ऑफ बोलने के लिए बोला है, तो आंसर तुम्हें लिखना है 10 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हेन 10⁻21 मोल आर रिमूव्ड फ्रॉम x मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देन 2.4 into 10 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर लेफ्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है, देखो ये क्वेश्चन ये दिया गया है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, हम कार्बन डाइऑक्साइड कुछ रिमूव किए, जो रिमूव किए वो हो गया 10⁻21 नंबर। ठीक है, इतना मॉलिक्यूल्स निकाले, कितना था ग्राम, x ग्राम था, तो x मिलीग्राम था, तो x मिलीग्राम को लिखेंगे x इंटू 10⁻³ ग्राम। अभी इसका ग्राम जो है अगर मोल कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, ये हो गया मोल। इस मोल से हम कितना मोल निकालेंगे, 10⁻21 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, इतना मोल निकाल लेंगे। सॉरी, ये तो मास है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, सॉरी, इतना ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड,
मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका मोल कितना होगा ना, 1 मोल जो होता है वो 44 होता है, तो x ग्राम मिलीग्राम होगा, तो x इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइड बाय 44 हो जाएगा। ठीक है, x इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइड बाय 44 माइनस इतना, माइनस कर देंगे मोल को, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, इतना मोल 2.4 इंटू 10⁻³ मोल। देखो मैंने ये क्यों 44 में डिवाइड किया, क्योंकि ये मोल हो जाएगा, ये भी मोल हो गया, तो एक ही यूनिट में हम कन्वर्ट कर देंगे तो हमें इजी आएगा। तो अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे, ये जो वैल्यू है इसको अगर कैलकुलेट करूँगा तो ये जो वैल्यू आएगा 0.167 इंटू 10⁻², इतना आएगा। एंड अगर इसको मैं कैलकुलेट करूँगा, ये वैल्यू अगर उस साइड में चला जाएगा तो ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इंटू 10⁻³ बाय 44 इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻³ प्लस ये आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻³। तो ये जो R होके आएगा हमारा 4.07 इंटू 10⁻³, इतना मोल होगा। अगर इसको ये x का वैल्यू निकालेंगे ना तो 40 पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4.04 इंटू 44 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 10⁻³। तो ये हो गया कैंसिल, तो 44.4.3 ये हो जाएगा 179। तो ये वाला क्वेश्चन दिया है, कंसीडर द गिवन वैल्यूज डेल्टा एस, डेल्टा एच, डेल्टा टी दिया गया है एंड फ्री एनर्जी चेंज डेल जी पूछा है। तो डेल जी जो फॉर्मूला है डेल एच माइनस टी डेल एस। तो डेल एस का वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू पुट होगा तो 55 माइनस टेम्परेचर हो गया 298 इंटू हमारा हो गया 175। देखो सॉरी, यहाँ पे 55 किलो जूल दिया गया है, तो किलो जूल हो जाएगा तो 55,000 हो जाएगा। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 55,000 माइनस 175 298 जो मल्टीप्लाई होकर आएगा वो 150, तो ये माइनस आएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2850 जूल पर मोल। ठीक है, तो ये आंसर आएगा एग्जैक्ट आंसर। तो उसके बाद पूछा है एस्टिमेट द सल्फर बाय कैरियस मेथड 160 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 446 ग्राम ऑफ बैरियम सल्फेट, परसेंटेज सल्फर इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डैश। तो देखो, तो हमारे पास जो बेरियम सल्फेट है BaSO4, इसका जो मोलिकुलर मास है ना वो है 233 ग्राम, 233 ग्राम, और जो इसमें बैरियम है एक्चुअली वो है 32 ग्राम, सॉरी, या इसके अंदर जो सल्फर है ना बेरियम सल्फेट में वो है हमारा 32 ग्राम। एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर लेता है तो उसको मोल में लिखेंगे तो 32 ग्राम, तो ये बोल सकते हैं। तो 233 ग्राम में जो सल्फर प्रेजेंट होता है वो होता है 32 ग्राम। अगर एक 233 में 32 होगा तो यहाँ पर दिया गया 466, तो 466 ग्राम मतलब उसका 2 टाइम्स, तो इसका भी 2 टाइम्स आएगा, तो इसका 2 टाइम्स मतलब 64 ग्राम। तो 64 ग्राम सल्फर तो प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ सल्फर पूछा है, परसेंटेज ऑफ सल्फर हो जाएगा जो वेट ऑफ सल्फर डिवाइड बाय मॉलिकुलर मास, मतलब 160 इंटू 100, परसेंटेज ऐसे निकलता है। जो सल्फर है 64, 160 इंटू 100, ये जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगा, ये 16 8 से कटेगा तो 2 8 का 8, ये हो गया 4,
तो 4 × 10 हो गया 40%। तो ये जो परसेंटेज सल्फर है ना वो 40% आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। सो आई होप तुम्हें ये वीडियो समझ में आया होगा। क्वेश्चन डिस्कस करके जो जेई का एग्ज़ाम है अच्छे से करो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए गुड डे।